नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त बहुत बड़ी खबर ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर आ रही है। मैंने पहली ही लाइन में यहाँ पे लिखा है कि ईरान पहुंचे रूस और चीन से गुप्त हथियार और अब अमेरिका और इजराइल से हो सकती है परमाणु जंग। ये कोई कहते नहीं कोई खिलवाड़ नहीं है, ये हकीकत जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अचानक ही अमेरिका में कुछ ऐसे परमाणु विमान उड़ने लगे हैं या परमाणु सुरक्षा के लिए विमान उड़ने लगे हैं जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ने अभी से ही इस युद्ध को लेकर अपनी परमाणु तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपने परमाणु बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। डूम्सडे प्लेन जिसको बोलते हैं, विमान बोलते हैं अमेरिका का, जो राष्ट्रपति को बचाता है परमाणु हथियारों के धमाकों से, वो पूरी तरीके से हवा में आ चुका है। इसका मतलब क्लियर है कि ईरान युद्ध अब एक सर्वनाश युद्ध की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके पीछे की 4-5 वजह आप सीधे जान लीजिए क्यों अचानक 35 से 36 घंटे के अंदर सारे समीकरण बड़ी तेजी से बदले हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के साथ चट्टान की तरह चीन और रूस आकर खड़े हो गए हैं। बैक में उत्तर कोरिया कहीं ना कहीं उसके साथ आ चुका है। तुर्की भी दिखावे के लिए ईरान का साथ देने की पूरी कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर जो समीकरण बनकर आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि अगर ईरान के पास हथियारों की या मिसाइलों की कमी पड़ी तो उसको बचाने के लिए रूस और चीन जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। रूस और चीन के जो एक्शन है, जो उनके जो गुप्त मीटिंग चल रही है, उससे ये क्लियर कट एक संकेत मिल रहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर रूस और चीन हारने नहीं देंगे। ईरान को किसी भी कीमत पर इजराइल के हाथों रौंदने नहीं देंगे। यही वजह है कि अमेरिका ने 14 दिन का वक्त ले लिया है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक सिचुएशन रूम में हम ये कैसे पता लगाएं कि अगर हम ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर हमला करते हैं या खामनेई की हत्या कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में इजराइल और अमेरिका को दुनिया के देशों का रिएक्शन क्या होगा उनके खिलाफ। तो यही वजह है कि ट्रंप इस कहते हैं एक एक कदम फूक कर रख रहे हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईरान पर हमने अचानक बड़ा हमला किया और भयंकर तबाही की तो उसका हमें क्या भुगतना पड़ेगा। अभी की जो ताजा खबरें हैं उसमें 2-3 आप पहले समझ लीजिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों ईरान पूरी ताकत के साथ 20-30 मिसाइलों का कहते हैं ना बंच बना के अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन ने 2 जासूसी युद्धपोत समंदर में उतार दी हैं मिडिल ईस्ट में। वो इसलिए उसने उतारा है कि वो ये ट्रैक करना चाहता है कि ईरान को मारने के लिए या ईरान को ट्रैप में फंसाने के लिए अमेरिका और इजराइल कौन सी मिसाइल टेक्निक यूज कर सकते हैं या फ्रांस और ब्रिटेन किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं इजराइल की। तो उसको रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि चीन ने सबसे पहला काम यह किया है कि अपने 2 जासूसी युद्धपोत को उतार दिया है समंदर में। इसके अलावा खबर है कि तेहरान में कम से कम 3 से 4 बड़े चीन के कार्गो विमान जिनके अंदर भारी हथियार मौजूद हैं वो उतर चुके हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि जब चीन के विमान तेहरान में उतरे तो उस वक्त उसके सारे सिग्नल्स को ऑफ कर दिया गया ताकि यही ना पता चले एग्जैक्टली कि इन कार्गो विमान के अंदर क्या है और उनकी लोकेशन क्या है, इनका रियल टाइम लैंडिंग और कहते हैं ना उड़ने का टाइमिंग क्या है। ये जानबूझकर ऐसा इसलिए किया है चीन ने ताकि दुनिया को वो गुमराह कर सके कि वो तेहरान में कर क्या रहा है। लेकिन खबर जो है वो मोसाद के पास और CIA के पास ये आ चुकी है कि चीन ने भारी मात्रा में एयर डिफेंस ईरान पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारी मिसाइलें पहुंचाई हैं, कई अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज पहुंचाई हैं जो जासूसी के काम में बेहद अहम मानी जाती हैं। दूसरी तरफ रशिया के जो प्रवक्ता हैं यानी कि रूसी सरकार के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बहुत ही क्लियर कट संदेश दिया है पुतिन की तरफ से, खासतौर से इजराइल और अमेरिका को, कि अगर खामनेई को तुमने छुआ भी तो याद रखो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी, फिर ना इजराइल बचेगा और अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान जिस तरीके से पिछले 24-25 घंटे से हमले कर रहा है, उसने कहते हैं ना इजराइल को बौखला के रख दिया है, क्योंकि इजराइल ने कभी कल्पना नहीं की थी कि तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों में इतने भयानक हमले ईरान इतनी आसानी से कर लेगा। सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट तो ये आ रही है कि अभी तक दावे किए जा रहे थे कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो 99% या कहें 90% तक ईरान के मिसाइलों को आराम से तबाह कर रहा था। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट खबरें हैं उसके हिसाब से सिर्फ 65% ही मिसाइलें ईरान की नष्ट कर पा रहा है, ऐसा इजरायली मीडिया दावा कर रहा है। और ये बात क्यों सामने निकल के आई है? जब इजरायली मीडिया ने
नेतन्याहू से पूछा कि भाई आप तो कह रहे थे कि तेल अवीव पे तो मिसाइलें ही नहीं गिरेंगी, हाइफा हमारा बचा हुआ है, और यहां तो स्थिति ये हो गई है कि हमारे इजराइल के जो परमाणु ठिकाने हैं वहां पर अटैक करने का दावा ईरान कर रहा है। और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि हमने सेजल मिसाइल से अटैक किया, खुर्रम शहर मिसाइल से अटैक किया, इमाद मिसाइल से अटैक किया, गदर मिसाइल से किया, और फतेह जिसको हम लोग बोलते हैं असल में वहां उसको फत्ताह बोला जाता है, फत्ताह मिसाइल से भी अटैक किया है। तो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलें जो हैं वो ईरान के अंदर दंदनाती हुई चली आ रही हैं 2-2 हजार किलोमीटर दूर से। और आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो एरो है, आयरन डोम है, एरो 2, एरो 3, तरह तरह के एयर डिफेंस हैं, थार्ड है अमेरिका का, वो कहां चले गए, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक पा रहे इन मिसाइलों को? इसके जवाब नेतन्याहू की सरकार नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि ईरान का हौसला जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। खामनेई ने बोल दिया है कि हम अपने दुश्मन को सजा दे रहे हैं और जब तक सजा पूरी नहीं होगी तब तक हमारी कोई भी बातचीत नहीं होगी। यानी ईरान ने एकदम साफ संदेश दिया है कि उसके पास ना हथियारों की कमी है और ना ही लड़ने की जज्बे की कमी है। यहां एक बात और चीज आ रही है कि तेहरान से दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि वहां भगदड़ जैसे हालात हैं, लोग पूरा तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं। तो वो बात इसलिए सही मानी जा रही है क्योंकि सबको पता है, खामनेई सरकार ने भी बोला है कि जो लोग तेहरान से जाना चाह सकते हैं जा सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि वो खुद भी एक बंकर के अंदर मौजूद हैं। वो नहीं चाहेंगे कि वो खुद बंकर में बैठे और जनता से कहें कि तुम मरने के लिए बिल्डिंग के अंदर बैठे रहो। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से इशारा किया है कि आप लोग तेहरान से बाहर जाइए, हम जब युद्ध खत्म कर लेंगे उसके बाद जो भी नतीजा होगा उसके हिसाब से फैसला होगा। कुल मिलाकर युद्ध एक ऐसे दोहराए या चौराहे पे पहुंच चुका है जहां इजराइल और ट्रंप के लिए ये कोड़ में खाज बन गया है, या कहते हैं गले की हड्डी बन गया है। ट्रंप सबसे ज्यादा बेचैन है। सिचुएशन रूम में 60 मिनट 80 मिनट की 2 मीटिंगें हुई। तीसरी मीटिंग में उन्होंने बोल दिया कि साहब 14 दिन तक हम अभी अटैक नहीं करेंगे, हम ईरान को मौका दे रहे हैं। ईरान को मौका नहीं दे रहे हैं, वो अमेरिका को मौका दे रहे हैं कि हम अगर कोई बड़ा हमला करेंगे तो फिर हम ईरान और रूस और चीन से कैसे निपटेंगे, क्योंकि अब यह बिल्कुल क्लियर है। रशिया ने बोल दिया है कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान से खामनेई की सरकार या खामनेई को खत्म कर दिया जाए या वहां एक ऐसा सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए जो रूस के हित में ना हो। इसलिए उसने बोला है कि इस बार हम किसी की कोई बात सुनने वाले नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है। पुतिन ने कल भी बोला था कि अभी तक ईरान ने हमसे कोई भी हथियार नहीं मांगा है। तो वो ये बताना चाह रहे थे दुनिया को कि ईरान के पास भरपूर हथियार हैं, उसे रशिया के हथियारों की जरूरत नहीं है। हालांकि चीन ने जो है वो हथियार बहुत तेजी से पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। चीन अच्छी तरीके से जानता है कि ईरान में उसके अरबों डॉलर लगे हुए हैं, वो नहीं चाहता कि वो बर्बाद हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ईरान बर्बाद कर देते हैं इजराइल और अमेरिका मिलकर, तो आप ये मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट से रूस और चीन का दबदबा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि कम से कम 6 मुस्लिम देश जो बहुत पैसे में मजबूत हैं और जिनके पास हथियार भी अच्छे हैं, वो सब अमेरिका के पिछलग्गू हैं, जिसमें कतर भी है। अब कतर का आपको मैं बताता हूं कि कतर में हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका का वहां हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे पर 40 फाइटर जेट्स और तरह तरह के विमान मौजूद थे। अब दावा किया जा रहा है सैटेलाइट तस्वीरों में जो आज आई भी हैं कि ट्रंप को लगा कि अगर ईरान ने हमारे अड्डों पे अटैक कर दिया तो हमारी तो थू-थू हो जाएगी। अगर 2 या 3 विमान भी उसने जला दिए, भस्म कर दिए, तो अमेरिका मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएगा। इसलिए उसने 40 जेट में से 37 जेट यानी कि विमान, लड़ाकू विमानों को वहां से तुरंत हटा दिया है। और ऐसे कहना चाहिए कि ना किसी बंकर के अंदर छुपा दिया है। यानी कि जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि खामनेई बंकर में छिपे हुए हैं जान बचाने के लिए, उस ट्रंप कहते हैं ना, राष्ट्रपति ट्रंप को अपने जेट बचाने के लिए अब बंकरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जो लड़ाकू जेट हमला करने वाले थे वो बंकर में खड़े कर दिए गए ताकि हमले से बचाया जा सके, क्योंकि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो इस तरीके की आई हैं सामने जिसके बारे में इजराइल की मोसाद और CIA को इसकी शायद भनक नहीं थी। क्योंकि अब इजराइल ही बोल रहा है कि जो इनकी सेजिल मिसाइल है ईरान की, वो सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है, जबकि सेजिल पहली बार युद्ध में इस्तेमाल हुई है। ये भी हम आपको बता दें, खुर्रम शहर, इमाद, गदर जैसी जो मिसाइलें हैं ये कई बार इस्तेमाल हुई हैं और काफी ज्यादा उसमें हुई हैं, जिसमें फत्ताह जो मिसाइल है उसको भी गेम चेंजर बताया जा रहा है ईरान की तरफ से। क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया गया है कि जो अब बैलिस्टिक मिसाइलें मारी जा रही हैं उसमें क्लस्टर बम है। एक्चुअली में वो क्लस्टर बम नहीं है, उसके अंदर कहते हैं ना, एक मिसाइल में छोटी छोटे मिसाइल या रॉकेट्स को चिपका दिया गया, ऐसे समझ लीजिए उसके आगे के हिस्से में। और जब वो फटने पे आती हैं तो उससे पहले उसके अंदर एक विस्फोट होता है। उससे क्या होता है, वो जो रॉकेट्स होते हैं और जो छोटी मिसाइलें होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। उसके बाद वो क्लस्टर बम की तरह ईरान में गिर रही हैं। दावे किए जा रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 8 किलोमीटर का रेडियस कवर कर रही है एक एक मिसाइल।
ऐसा समझिए कि एक मिसाइल एक जगह पिन पॉइंट अटैक कर रही है, लेकिन उसका असर 8 किलोमीटर के रेडियस में हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि ईरान ने सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया कि मुझे अपना मिसाइल सिस्टम बहुत मजबूत करना है, और उसने वो करके दिखाया है, वो सामने दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि फोर्डो परमाणु ठिकाने को नष्ट कैसे किया जाए, जो इतनी ज्यादा गहराई में है, जिसको आसानी से कहते नहीं फोड़ा ही नहीं जा सकता। हाँ, अराक जो उनका परमाणु ईरान का जो था, ईरान का अराक, आपने सुना होगा कि अराक एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उस पर इजराइल ने भयंकर अटैक किए 40 से 60 जेट से, और दावा किया जा रहा है कि उसका सब धुआं धुआं कर दिया है। लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के ज्यादातर परमाणु जो सामग्री थी, यूरेनियम संवर्धन की सामग्री थी, वो अराक में मौजूद थी। लेकिन IAEA जो है उसने बहुत क्लियर कट बोला है कि आपने भले ही वहां बहुत अटैक किए हों, लेकिन उस धमाकों में यूरेनियम बर्बाद हुआ है या उसका रेडिएशन बाहर आया है, ऐसा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह है कि जो पुतिन का दावा है वो लगता है सही है। पुतिन ने कल दावा किया था, राष्ट्रपति पुतिन ने, कि ईरान के जो परमाणु फैसिलिटीज पर, नतांज पर, अराक पर और बुशर शहर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास जो अटैक किए गए हैं, वहां पे अटैक जरूर हुए हैं, नुकसान भी हुआ है, लेकिन जो परमाणु फैसिलिटी है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है अंडरग्राउंड, भूमिगत, जो मेन कहते हैं ना जहां पे बम बनाने की सामग्री रखी है, वहां तक इजराइल का एक भी बम नहीं पहुंच पाया है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। चिंता इसलिए भी है कि जिस रफ्तार से और जिस ताकत के साथ ईरान मिसाइलों से अटैक कर रहा है, वो इजराइल के लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गए हैं जिसका वो सामना नहीं कर पा रहा है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि सरकार से पता चला है, इजरायली सरकार यानी नेतन्याहू सरकार से पता चला है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए हर दिन इजराइल को ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 8 दिन में क्या हाल कर दिया है इजराइल का ईरान ने। शुरू के अगर आप देखें तो 13 से 17 जून तक खूब जमकर पिटाई हुई है ईरान की, लेकिन 17 जून के बाद से अब तक जो स्थिति है वो ऐसी आ गई है कि ईरान जो है वो बराबरी की टक्कर दे रहा है, या ये कहें कि कई मामलों में उसने बैकफुट पर इजराइल को कर दिया है, खासतौर से मिसाइल अटैक के मामले में। यहां आप देखिए, इजराइल जो है उसके पास हवाई ताकत बहुत बढ़िया है। F-35 जैसे बेहतरीन, F-15E जैसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं जिनसे वो अटैक कर रहा है। उसको समंदर के अंदर दुनिया भर के सर्विलांस मिल रहे हैं अमेरिका के युद्धपोतों से, उसको हथियार मिल रहे हैं ब्रिटेन और फ्रांस से, उसके यहां 14 कार्गो विमान उतरे हैं जर्मनी से जो हथियारों से भरे हैं, जिसका वीडियो खुद इजरायली सरकार ने जारी किया है और बोला है कि जर्मनी से इजराइल को तबाह करने के लिए 14 विमान उतरे हैं, जिसमें घातक हथियार, बम रखे गए हैं जो ईरान को तबाह करके रख देंगे। लेकिन इस बीच में सिर्फ एक ही चीज पेच फंसा है जो आके, वो मैं बार बार फिर आपको बोल रहा हूं कि ईरान के साथ रूस और चीन चट्टान बनकर खड़े हो गए हैं और इसने पूरा जो युद्ध है उसको एक परमाणु जंग के करीब पहुंचा दिया है। अब स्थिति यह है कि अब ट्रंप को भी एहसास हो गया है, नेतन्याहू को भी एहसास हो गया है कि यह युद्ध या तो आपसी बातचीत से निपटेगा या फिर परमाणु बम। लेकिन बातचीत के लिए ईरान ने बिल्कुल साफ मना करा है कि पहले ईरान अपना हिसाब पूरा करेगा, इजराइल को हमले रोकने होंगे, उसके बाद ही ईरान कोई बातचीत करेगा। ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अगारची, उन्होंने दो टूक कहा है कि हम तब तक कोई भी बातचीत इजराइल या अमेरिका से नहीं करेंगे जब तक इजराइल हमला करता रहेगा। यानी कि ईरान बिल्कुल पक्के पे बैठा है कि हमें तुमसे बातचीत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एक प्रोपेगेंडा था वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, उसमें ये बातें की गई कि साहब ईरान ने कतर के माध्यम से, ओमान के माध्यम से ये कोशिश की कि हमसे बातचीत कर लो, युद्ध को रुकवा दो, ताकि ये पता चले कि ईरान जो है वो कमजोर पड़ गया है हमलों में। लेकिन ऐसा नहीं है। खामनेई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर जो अली खामनेई हैं, 86 साल के हैं, उनके बारे में दाद दी जाती है कि भाई इतने भयंकर अटैक में भी वो सब चीज़ों को संजोए हुए हैं। ईरान में उनके खिलाफ ना कोई बगावत हुई, ना तख्ता पलट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, सब कोई आके खामनेई के पीछे खड़ा हो गया है। रशिया ने बोला है कि जब से इजराइल ने हमले किए हैं तो ईरान तो और ज़्यादा एकजुट हो गया है। यानी कि ईरानी जो थोड़े बहुत आपस में विवाद थे, उनके मनमुटाव थे या उनके अपने इश्यूज थे, उसको लेकर वो लोग सब एकजुट हो गए कि पहले हम इजराइल से निपटेंगे, उसके बाद हम अपने विवाद निपटाएंगे। यानी कि खामनेई की जो सरकार है या जो खामनेई का जो शासन चला रहा है कई दशकों से, वो और मजबूत हुआ है। और इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि जब 13 जून और 14 जून को ईरान के 14 वैज्ञानिकों को मारा गया, 9 टॉप जर्नल्स को मार दिया गया 14 में से, तो ये दावे किए गए कि अब जो खामनेई हैं वो बुजुर्ग हैं, वो घबरा जाएंगे इतनी बड़ी तबाही देखकर। लेकिन आपको बताएं, यहां एक चीज गौर करने वाली बात है।
आदमी को या इंसान को या किसी देश को उतना ही मारो या उतना ही परेशान करो कि उसके अंदर से मौत का डर बना रहे। यहां उल्टा हुआ, इन्होंने ईरान पे इतने भयंकर अटैक किए कि उनके अंदर मौत का एहसास ही खत्म हो गया कि उनको तो ये लग रहा हमें मरना ही मरना है, तो मार के क्यों ना मरो। तो यहां जो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था उसमें उसने ईरान को मजबूत कर दिया, यानी कि पिटने वाला ईरान जो है वो मजबूत होने लगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर एक ही दिन में ऐसी तबाही मचा दी कि ईरानियों को लगा जी हो क्या रहा है। हमारे वैज्ञानिकों को मार दिया, उनकी सीधी दुश्मनी किसी से नहीं थी, हमारे जनरल्स को मार दिया जिनसे बातचीत चल रही थी। और तो और अब्बास अगारची जो विदेश मंत्री हैं उनको मारने की कोशिश 2 दिन पहले हुई है, ये ईरानी मीडिया ने दावा किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि अगर हम नेतृत्व को खत्म कर देंगे, सैन्य कमांडर्स को खत्म कर देंगे, जनरलों को खत्म कर देंगे तो ईरान को हम ऐसे काबू में कर लेंगे और जो चाहेंगे वो कर लेंगे। उस वक्त तक ईरान के पक्ष में ना रूस खुल के बोल रहा था ना चीन बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग ताक में बैठे थे कि कैसे भी करके एक बार ईरान की जो ट्रायंगल में फंसे उसके बाद हम इनसे निपटेंगे। अब यहां पे देखिए कितना बढ़िया खेल हुआ। देखिए जैसे ही 4 दिन भयंकर अटैक हुआ उसके बाद ईरान ने अटैक करना शुरू किया। रूस और चीन ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया। क्यों वो कर दिया? क्योंकि रूस और चीन ने दोनों ने देखा कि ईरान ने अपने बलबूते, अपने हथियारों पे, अपने ड्रोन से, अपनी मिसाइलों से इजराइल पे अच्छे पलटवार किए हैं और उसका एयर डिफेंस सिस्टम एरो 1, एरो 2, एरो 3 और आयरन डोम का धुआं निकाल के रख दिया है। तो ऐसे हालात में रशिया को लगा कि जिसने 3-3.5 साल की जंग में ईरान ने इतना साथ दिया रशिया का, तो रशिया को लगा कि अगर इस वक्त हम ईरान का साथ देंगे और उसको जंग या कहते हैं ना इजराइल के और अमेरिका के जबड़ों से बाहर निकाल देंगे अगर ईरान को, तो उससे मिडिल ईस्ट में रूस की और चीन की जो ताकत और जो कहते हैं ना इमेज है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी और लोग कहेंगे कि भाई देखो एक मुस्लिम देश का रूस ने बहुत साथ दिया है। मैं आपको बता दूं पुतिन जो है ना उनकी जो छवि है वो मुस्लिम देशों में काफी अच्छी मानी जाती है और जो चरमपंथी हुआ करते थे कभी रशिया के अंदर मुस्लिम चरमपंथी, वो आज पुतिन के फैन हैं, उनके पीछे खड़े हैं। पुतिन से जब एक मौलवी ने पूछा था कि सर आप हमारा कितना साथ देंगे, तो उन्होंने बोला था कि रशिया में मैं 8000 मस्जिदें बनवा चुका हूं और जब तक मैं जिंदा हूं मैं मस्जिदें बनवाऊंगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। आपको याद होगा कुछ साल पहले नहीं, कुछ महीने पहले एक मस्जिद में गए थे पुतिन और वहां पे उन्होंने एक सोने की कुरान को अपने दिल के पास लगाया और ये बोला कि हमारे रशिया के अंदर सभी लोग शांति से रहेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो ईसाई हो। इसलिए जो एक इंपैक्ट है पुतिन का वो बड़ा जबरदस्त है। वहीं ट्रंप की जो इमेज है वो एक ऐसे व्यक्ति की बन गई है जो कब झूठ बोल दे, कब अपनी बात से पलट जाए, कब अपने निर्णयों को दूसरे को पर थोप दे, उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। ट्रंप इस समय कहते हैं ना एक ऐसा बुरा ट्रंप बन गए हैं अमेरिका के लिए, जो अमेरिका की तबाही का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। उनके जो फैसले हैं वो इजराइल को भी कहते हैं ना बीच मझधार में फंसा दिया है। जिस तरीके से ट्रंप ने 14 दिन के लिए बोल दिया कि अभी हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, उसका सीधा जो असर है वो नेतन्याहू इजराइल पे पड़ रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इजरायलियों को क्या जवाब दें। हम तो हफ्ते भर में ईरान को खत्म करने जा रहे थे, ये तो 14 दिन तो उन्होंने और आगे खींच दिए। 14 दिन में तो ईरान जाने क्या हाल करेगा। और अभी तो सिर्फ 400 मिसाइलें मारी, बताया जा रहा है कि 10,000 मिसाइलें तो रेडी टू अटैक के लिए तैयार है। और अगर रॉकेट और बाकी हथियारों को मान लिया जाए तो लगभग 1-1.5 लाख का दावा किया जाता है IRGC की तरफ से। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि अब जो हालात हैं उससे ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया है कि या तो परमाणु जंग होगी या फिर इजराइल को बैकफुट पर आना पड़ेगा, ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति रशिया और चीन ने पूरी तरीके से पलट दी है। कतर में जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सारे जेट्स को हटाया है वो इंडिकेशन है कि 14 दिन की बात जरूर ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि हफ्ते 4 दिन के अंदर बहुत बड़े बड़े अटैक होंगे या एक बार में ऐसा ही कुछ धमाका होगा जो इस जंग को पूरी तरीके से बदल देगा। हो सकता है जिस तरीके से मोसाद ने दावा किया है और रिपोर्ट दी है, अमेरिका के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि पूरी दुनिया जिस तरीके से बोल रही है कि साहब हम अपने जो परमाणु बम है ईरान के उसको नष्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। अगर खामनी आदेश कर दें तो 15 दिन के अंदर परमाणु बम तैयार हो जाएगा और वो अटैक करने की हालत में होंगे। अगर ये रिपोर्ट वॉशिंगटन से बोली जाए और मोसाद इस पे दावे करे तो आप अंदाजा लगाइए कुछ ना कुछ तो ऐसा है ईरान के पास जिसको जानकर या जिसकी खुफिया जानकारी मिलने के बाद इजराइल और अमेरिका पर भारी दबाव आ गया है। इसीलिए अब वो जो अटैक करना चाह रहे हैं वो इस तरीके का करना चाह रहे हैं ताकि हमारी नाक भी बची रहे और ईरान को हम काबू कर लें। लेकिन एक चीज क्लियर है, बुशर शहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस के 150 से 200 विशेषज्ञ और कर्मचारी मौजूद हैं। रशिया ने बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि अगर आपने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले बंद नहीं किए तो आप ये मान के चलिए कि इजराइल इस पूरे इलाके में एक परमाणु युद्ध के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। यह चेतावनी
रूस की तरफ से दे दी गई है। मैं आपको कल फिर बताऊंगा कि आखिर ईरान इतना ताकतवर इतनी तेजी से कैसे हुआ, क्या उसकी ऐसी प्लानिंग थी जो मोसाद की समझ में नहीं आई या सीआईए की समझ में नहीं आई। लेकिन कुल मिलाकर ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में यह साबित कर दिया है कि वो एक लंबी जंग के लिए तैयार है। इजराइल को ये जो ईरान पर हमला है ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है। इसकी खींच जो है वो इजराइल गाजा में उतार रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि वहां गाजा में जो अल कासिम ब्रिगेड है उसका कमांडर को इन्होंने मार दिया है। तो ये आप मान के चलिए कमांडर अभी गाजा में ही नहीं खत्म हुए हैं तो ईरान में खत्म कहां से हो जाएंगे। और एक बात याद रखिए, खामनेई के जितने भी कमांडर और जनरल मारे गए उन जनरलों को तैयार करने वाले खामनेई थे। याद रखिए, जब लीडर बचा रहता है या नेता बचा रहता है तो वो ऐसे 10 जनरल पैदा कर लेगा या बना लेगा, वो इस चीज में माहिर होता है। इसीलिए खामनेई को सबसे बड़ा टारगेट अमेरिका और इजराइल मान रहे हैं कि जब तक ये 86 साल के खामनेई है, ईरान को तोड़ना, मोड़ना, रौंदना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ईरान में जो जब तक खामनेई हैं, आप ये मान के चलिए कि रूस और चीन पूरी तरीके से उनके साथ रहेंगे। अब देखना होगा कि अगले 24 से 26 घंटे के अंदर अमेरिका और इजराइल की तरफ से कौन से बड़े एक्शन होते हैं।